जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस रेलवे सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर को करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। आगे दिया है क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। साथ ही दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2 होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 8 होगा। तो दोस्तों क्रिप्टॉन के बारे में जानते हैं कि क्रिप्टॉन जो है एक प्रकार का अक्रिय गैस है। तो इसका ऑक्टक कंप्लीट आता है, इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो है ये इलेक्ट्रॉनों का ना ही ग्रहण करता है ना ही त्याग करता है, क्योंकि इसकी ऑक्टक पूर्ति हो चुकी है। आगे दिया है दोस्तों स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को स्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। रस स्वेदी दोस्तों अभिग्राहक कहते हैं। आगे दिया है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज आइजक न्यूटन ने की थी। तो जी जो है दोस्तों जो एक गुरुत्वाकर्षण के नियम में नियतांक के रूप में आता है जी। आप देखते होंगे उसको कि जहाँ पर F = G m1 m2 अपन में r² होता है। तो यहाँ पर जो जी होता है वो एक कांस्टेंट होता है, अर्थात नियतांक होता है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज आइजक न्यूटन ने की थी, सर आइजक न्यूटन ने की थी। आगे दिया है गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते के कोटिंग के द्वारा संरक्षित किया जाता है। जस्ते की कोटिंग के द्वारा दोस्तों संरक्षित किया जाता है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और इसी को दोस्तों हिंदी में यशद लेपन भी कहा जाता है या फिर जस्तीकरण भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको हिंदी में यशद लेपन भी कहा जाता है और साथ ही इसको जस्तीकरण भी कहा जाता है। आगे दिया है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होगी? तो स्थितिज ऊर्जा होगी। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हम किसी तीर को धनुष में जब पीछे की ओर खींचते हैं तो उसमें दोस्तों स्थितिज ऊर्जा जो है संचित हो जाती है, और जैसे ही उस तीर को हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। वो स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आगे दिया है जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है कि जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो कक्षाओं की संख्या जो होती है वो बढ़ती जाती है। आगे दिया है दोस्तों दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है। दोस्तों मुंह का जो pH जो है वो 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। साथ ही दोस्तों 5.6 से जब pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है तो ये अम्लीय वर्षा हो जाती है। वर्षा जो है कैसी हो जाती है? अम्लीय वर्षा, अर्थात अम्लीय वर्षा का pH मान पूछे तो 5.6 होता है। आगे दिया है एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक दोस्तों 78 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन पैमाने पर तापमान 351 के होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों केल्विन पैमाने में जानते हैं कि केल्विन पैमाना K फॉर्मूले याद रखिएगा, K 273.15 प्लस में डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस फॉर्मूले को दोस्तों याद रखिएगा, इसी पर आप केल्विन को निकाल सकते हैं। आगे दिया है दोस्तों अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण पार्श्व व्युत्क्रमण होता है। तो दोस्तों जब हम समतल दर्पण के सामने अपने बाएं हाथ को उठाते हैं तो वहाँ पर दाहिना हाथ प्रतीत होता है, और जब दाएं हाथ को उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बाएं हाथ को उठाया गया है। ये दोस्तों समतल दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है, और इस घटना को दोस्तों पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस घटना को क्या कहते हैं? पार्श्व व्युत्क्रमण कहा जाता है। आगे दिया है कि ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के सूत्र जानते हैं दोस्तों, O3 होता है। ओजोन का जो अणु सूत्र होता है O3 होता है, यानी ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 3। आगे दिया दोस्तों रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। आगे दिया है कि गति का पहला जो समीकरण है वो वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। गति के समीकरण के बारे में जानते हैं दोस्तों, जो कि गति के समीकरण जो कि गैलीलियो ने दिया था, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों जो है गति का समीकरण था जिसको गैलीलियो ने दिया था, और इसका जो पहला समीकरण है वो वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। दोस्तों इसी तरह से हम लोग साइंस के वन लाइनर प्रश्नों को करते जाएंगे और साथ ही इसको जल्दी करते जाएंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। आगे दिया है दोस्तों, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। अर्थात दोस्तों मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में दोस्तों 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो माता से 23 क्रोमोसोम आता है और पिता से भी 23 क्रोमोसोम आता है, और इस तरह से बच्चे में भी 46 क्रोमोसोम हो जाता है। तो माता से भी आधा क्रोमोसोम आता है और पिता से भी आधा क्रोमोसोम आता है, इसलिए यहाँ दिया है कि जीन का आधा हिस्सा होता है, और इस तरह से आधा हिस्सा मिलकर टोटल बच्चे में भी 46 हो जाता है। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है रेलवे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा गया है, वो रेलवे ग्रुप डी हो या लोको पायलट हो या फिर टेक्नीशियन का एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम्स में दोस्तों ये सब प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। दिया है हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा जो है दोस्तों जो कि सिलिंट्रेटा समूह में आता है, हाइड्रा दोस्तों सिलिंट्रेटा समूह में आता है। यह जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। यह पुनर्जनन के द्वारा भी और मुकुलन के द्वारा भी प्रजनन दोस्तों कर सकता है। आगे दिया है दोस्तों, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को पोल या ध्रुव कहा जाता है। जो दर्पण होता है दोस्तों उसका सतह का जो केंद्र होता है उसको हम लोग दोस्तों ध्रुव कहते हैं। आगे दिया है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है। पुरुष में दोस्तों प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है जिसको इंग्लिश में टेस्टिस बोला जाता है। आगे दिया है निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे दिया है कि अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। अग्र मस्तिष्क दोस्तों मानव का सबसे बड़ा भाग होता है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क, और ये विचारों का संग्रह होता है। आगे दिया है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम रिबर को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। आगे दिया है दोस्तों न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से गणना का आविष्कार किया गया था। न्यूटन द्वारा दोस्तों गणित की शाखाओं में से गणना यानी कैलकुलस का आविष्कार किया गया था। आगे दिया है एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। मिश्र धातु होता है दोस्तों वो ठोस विलयन का उदाहरण होता है, अर्थात मिश्र धातु में विलय और विलायक दोनों ही ठोस होते हैं। आगे दिया है तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट N2O और H2O उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन के दौरान दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, अमोनियम नाइट्रेट N2O और H2O उत्पन्न करता है। आगे दिया है वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। वाहनों की दोस्तों जो हेडलाइट होती है, जो कार बस इनकी जो हेडलाइट होती है दोस्तों उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अर्थात दोस्तों वो जो दर्पण लगा होता है उनकी हेडलाइट में उनकी सतहें परावर्तक सतहें जो होती है वो अंदर की ओर धंसी हुई होती है। जैसे दोस्तों ऐसे धंसी हुई रहती है और यहाँ पर ऐसे बल्ब लगा रहता है। आगे दिया है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सोडियम कार्बोनेट की दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। आगे दिया है अमीबा में बाइनरी विखंडन यानी कि द्विव विखंडन का अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा में दोस्तों बाइनरी विखंडन अर्थात द्विव विखंडन का अलैंगिक प्रजनन होता है। आगे दिया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों
ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आगे दिया है हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, इसलिए दोस्तों इसमें विद्युत जो है प्रवाहित नहीं होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, जिस कारण विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाता है। आगे दिया है दोस्तों एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है, अर्थात दोस्तों उसका जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे तो अवतल दर्पण ऐसा होता है और ये पीछे कलई किया रहता है, ये ऐसे इसका सतह ऐसे धंसा रहता है और ऐसे पीछे कलई किया रहता है। आगे दिया है युग्मक संलयन को अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन के रूप में परिभाषित किया गया है। युग्मक संलयन को अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे दिया है शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया होने पर नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। तो इसको ध्यान में रखें दोस्तों, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया होने पर नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। आगे दिया है टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। इसको ध्यान में रखें दोस्तों, टाइटेनियम ये जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। साथ ही दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरिक मोसले के द्वारा दिया गया था और जो प्राचीन आवर्त सारणी थी वो जो है मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। आगे दिया है नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होती है। नाइट्रोजन परमाणु के बारे में जानते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन को N से सूचित किया जाता है, जिसमें परमाणु संख्या जो है इसकी परमाणु संख्या 7 होती है और द्रव्यमान संख्या 14 होती है। दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं। द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या घटा देंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा, जो कि न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। आगे दिया है विद्युत प्रभाव को मापने के लिए अमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रभाव को मापने के लिए अमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों अमीटर के लिए जो प्रतिरोध होता है, आदर्श जो अमीटर होता है, एक आदर्श अमीटर के लिए प्रतिरोध 0 होता है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।